ये डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूज कर देती है। कहती है यार ऑटोट्रॉफ्स आर द ग्रीन प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड। ओन फूड अपने आप बना रहे हैं खाना, ह्यूमंस भी तो अपने आप बना रहे हैं खाना। प्लांट को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। प्लांट्स भी तो रॉ मटेरियल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, वो भी रॉ मटेरियल है। ठीक है, बाहर से ही तो ले रहा है अपने, उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर तो वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो अपना खाना खुद कैसे बना रहे हैं? वो भी तो दूसरे पे डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए। ये है उनके लिए जो चाहते हैं 90 से ऊपर स्कोर करना। बाकी अगर ऐसे भी कर दो कि सीधा सीधा ऊपर बना के नीचे कर, तो भी गलत नहीं है। गलत वो भी नहीं है अगर तुम सीधा सीधा लिखने के बाद नीचे डायग्राम बना दोगे। मतलब मेन क्या फर्क आता है? प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन किस लिए चाहिए? ताकि मार्क्स उतने ही अच्छे बन सके। क्योंकि जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि 60% वाला आंसर भी वही लिखने वाला है, 90% वाला बच्चा भी आंसर, क्योंकि मटेरियल तो एक ही जगह से पढ़ रहे हो। लिखेंगे तो सब वही आंसर ही, अलग से तो कुछ लिखेंगे नहीं। एक आध इन्फॉर्मेशन अलग से ज्यादा ऐड कर देंगे। फर्क कहाँ पे आएगा कि आंसर की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंट करने वाले नहीं अंडरलाइन चल रहा है और उसमें हाईलाइट कर दिया, कलर पेन से कर रहे हो। तरीका, पूरा प्रॉपर आंसर करने का तरीका क्या है। क्योंकि बायो के अंदर थ्योरी बहुत है और थ्योरी में ये नहीं पता चलता कि भाई क्या लर्न करें क्या ना लर्न करें। तो एक सिंपल सा मंत्र है, लेस इज मोर। कम करो लेकिन जितना करो सही करो और अच्छे से करो। सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस चैप्टर के लिए जो सही अप्रोच है वो ये है कि क्वेश्चन आंसर्स के साथ क्वेश्चन आंसर्स करते रहो थ्योरी के साथ साथ, कि इस पार्ट में से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या आ चुके हैं, क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, क्या आ चुके हैं, क्या बन सकते हैं, वो मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के एंड में। पूरे चैप्टर जब हो जाएगा तब लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Do it, make it. जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ना, इसमें आपको 4 प्रोसेस पढ़ने हैं। एक आपका न्यूट्रिशन है, एक आपका रेस्पिरेशन है, एक आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन और एक आपका क्या है, हाँ, एक्सक्रीशन। और यही 4 टॉपिक आपको प्लांट्स में भी पढ़ने हैं और यही 4 लाइफ प्रोसेस जो है आपको एनिमल्स के अंदर भी पढ़ने हैं। तो दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक हो पाएगा, डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। क्या नाम है चैप्टर का? जी, लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? क्या मतलब होता है लाइफ प्रोसेस का? जी, वो प्रोसेस जो लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए चाहिए, यानी जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। ठीक है, जीवित रहने के लिए जो हमें प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं हर पल, जो हमारा ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, पूरे जो हमारी बॉडी है इसको चलाए रखते हैं, वो सारा क्या है आपके लाइफ प्रोसेस। जैसे 4 तो हमें इसमें मेन पढ़ने हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया और आपका रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, ब्रीदिंग है, लिम्फेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है आपका ब्रेन का। तो बॉडी के अंदर ये सारे जो ऑर्गन से कंबाइन होकर एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है और हर एक ऑर्गन सिस्टम जो काम कर रहा है साथ के साथ एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए, ताकि जो लाइफ है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म जो है, ये पूरी बॉडी जो है वो क्या है, चलती रहे, काम करती रहे। तो वो सारे जो प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो क्या है आपके लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस चाहिए, दैट आर योर लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर है जी यहाँ तक लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? ठीक है, तो हमें 4 मेन लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं इसके अंदर, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में 2 चीजें हैं, एक है आपका न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन। क्या फर्क है इन दोनों में? क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स और क्या होते हैं न्यूट्रिशन? जी जी, ठीक है, बिल्कुल सही। तो न्यूट्रिएंट्स आपके हो गए जो भी कंपोनेंट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं। हम खाना खाते हैं, खाने का मेन पर्पस क्या है? खाने का मेन पर्पस है हमारी बॉडी में कि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। और एनर्जी सिर्फ खाने से नहीं आ रही, अभी आगे हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि एनर्जी में खाना चाहिए और हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ये कंबाइन होते हैं और आपको एनर्जी मिलती है। तो वो भी डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले फूड की बात करते हैं। जो हम फूड खाते हैं, जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। तो खाने का पहले मेन रोल है, खाने में हमें ऐसा क्या है जो हमें जीवित रखता है? हाँ जी, खाने में जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या कंपोनेंट्स? ये दाल चावल ये कंपोनेंट्स नहीं, कंपोनेंट्स मतलब उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो सब्सटेंस है, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आपके फैट, जैसे आपके प्रोटीन, जैसे आपके विटामिन्स, ये सारे क्या हैं आपके न्यूट्रिएंट्स। ये सारे क्या हैं आपके
न्यूट्रिएंट्स। और कौन से न्यूट्रिएंट्स आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो ज्यादा अमाउंट में आपको चाहिए बॉडी के अंदर, जैसे कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, ये सारे क्या आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी ये बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में चाहिए। देन आपके पास क्या आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया जो आपको कम अमाउंट में चाहिए, जैसे आयोडीन हो गया, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है लेकिन एसेंशियल है। कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, कम अमाउंट में भी बॉडी में काम करेंगे और सही तरीके से आपकी बॉडी जो है वो चलती रहेगी। तो समझ आया न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी फूड के अंदर मौजूद ऐसे कंपोनेंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए, किसके लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए और अंदर के लाइफ प्रोसेस आपके सही तरीके से चलते रहे वो। तो ये आपके क्या है कंपोनेंट्स, ये आपके हैं सब्सटेंस कंपोनेंट्स। न्यूट्रिएंट्स हो गए सब्सटेंस। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन आपका प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। यानी न्यूट्रिशन आपका प्रोसेस हो गया, यानी वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरा सिस्टम जिसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स ये आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं? एब्सॉर्ब हो रहे हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स क्लियर है, वो कंपोनेंट्स हो गए। न्यूट्रिशन आपको क्लियर है क्या है? ये आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर जाएंगे। अब हमें क्या पढ़ने हैं? मोड्स। मोड्स मतलब किन किन तरीकों से ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा सकते हैं, कैसे कैसे हम ये न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं। अपने से मतलब हम यहाँ लिविंग की बात कर रहे हैं, सब सिर्फ ह्यूमंस की नहीं, हम पूरे लिविंग की बात कर रहे हैं कि लिविंग किस किस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स जो उनको जिंदा रहने के लिए जो सब्सटेंस कंपोनेंट्स चाहिए वो किस किस तरीके से ले सकते हैं। तो मोड्स में जो हमें पढ़ना है वो है आपके पास, ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और अभी जो नया आया है वो है आपका होलोजोइक। सुना है ना नाम? ऑटो, हेट्रो, होलो। होलो अभी आया होगा, ठीक है, कुछ में पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, लेकिन मेन जो है 10th क्लास में आया आपका होलोजोइक। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले जो हम डिस्कस करेंगे इनकी डेफिनेशन और इनके दो दो एग्जांपल। जितने भी ये मोड्स है ना, इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है? डेफिनेशन और इनके दो दो एग्जांपल, सबके एटलीस्ट दो दो एग्जांपल आपको सबके आने चाहिए। अब पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। क्या मतलब है इसका? दो वर्ड से बनाइए, एक है आपका ऑटो और एक है आपका ट्रॉफिक। ऑटो मतलब खुद, सेल्फ, ऑटोमेटिकली अपने आप काम चल रहा है, कोई झंझट नहीं। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, यानी वो न्यूट्रिशन जो अपने आप ही बनते चले जा रहे हैं बॉडी के अंदर, वो क्या है आपके ऑटोट्रॉफिक है। हेट्रो, हेट्रो मतलब दूसरों पर डिपेंड होना, और इसी के अंदर ट्रॉफिक यानी हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होगा? दूसरों पर डिपेंड होने वाले न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन हमें दूसरों से मिलते हैं उन न्यूट्रिशन के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट है। होलोजोइक लास्ट में देखेंगे। ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, हेट्रो मतलब दूसरों से न्यूट्रिशन। पहले अब इसकी बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी खुद ही अपने न्यूट्रिशन बना रहे हैं हम। ये डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूज कर देती है। कहती है यार ऑटोट्रॉफ्स आर द ग्रीन प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड। ओन फूड अपने आप बना रहे हैं खाना, ह्यूमंस भी तो अपने आप बना रहे हैं खाना। प्लांट को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। प्लांट्स भी तो रॉ मटेरियल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, वो भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, बाहर से ही तो ले रहा है अपने, उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर तो वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो अपना खाना खुद कैसे बना रहे हैं? वो भी तो दूसरे पे डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए। हम ह्यूमंस को ले लो, हम ह्यूमंस अपना खाना खुद बना रहे हैं? नहीं बना रहे। चल यार ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रहे हो तो जो कोई दूसरा बंदा ऑनलाइन लेकर आ रहा है वो भी तो कहीं से कहीं से बनवा के लेकर आ रहा होगा, इंसान ही तो बना रहा होगा, अपने हाथों से तो बना रहा होगा। रॉ मटेरियल के लिए हम भी डिपेंडेंट है। प्लांट्स जैसे रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है, वैसे ह्यूमंस भी रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है। तो फर्क क्या है? फर्क आ जाता है डेफिनेशन को थोड़ा और सही से सिंप्लीफाई करने से। यहाँ देखो वर्ड मेन इस पे फोकस करो। ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, और खुद की बॉडी के अंदर ही बनाते हैं। प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए या न्यूट्रिशन चाहिए वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर ही बन रहा है और खुद से ही ले रहे हैं, इसलिए वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक यानी सेल्फ न्यूट्रिशन मोड पे है वो। लेकिन ह्यूमंस में क्या है? कहने को बस अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो भी सिर्फ कहने को। खाना बनाना मेन डेफिनेशन नहीं है। मेन डेफिनेशन क्या है कि न्यूट्रिएंट्स कैसे, क्या हमारी बॉडी में खुद आ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स? नहीं आ रहे। हम उन न्यूट्रिएंट्स के लिए, हम उस न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? सामने वाले पे डिपेंडेंट है। सही बात। प्लांट तो फिक्स है ना,
अब देखो ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए एक जगह से दूसरी, पहले हंटिंग वगैरह करते थे कि हाँ हंटिंग करके हंट किया, जो किया वहां से वो जो खाया पकाया और उसको उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल गया, अब इजीली मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आप जाते हो, लेकर आते हो, उसको कंज्यूम करते हो, तब जाके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर आते हैं। प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट्स को तो एक तो पहले बेचारे एक ही जगह खड़े हैं, कहीं जा नहीं सकते वो, तो फिर कहाँ जाए न्यूट्रिएंट्स के लिए, उनको भी तो जिंदा रहना है, जीवित जीव है, लाइफ है उनके अंदर, नहीं है, लिविंग मानते हैं ना उनको, तो उनको न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से आएगा। इसीलिए उनका जो मोड गया है सीधा सीधा ऑटोट्रॉफिक, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद से ही न्यूट्रिशन लो, किसी और पे डिपेंड होने का झंझट ही नहीं, किसी और पे कहीं हंट नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, अपना खड़े रहो, न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर बनाओ और वो खुद से ही न्यूट्रिशन लेते रहो, तो ये ऑटोट्रॉफिक हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। डेफिनेशन चाहे कोई भी आप पढ़ो कि मेक देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड, ये फूड जो है ना ये कंफ्यूज करता है और इससे चीजें सही से क्लियर नहीं होती। फूड मत समझो, न्यूट्रिशन समझो, ठीक है ना। तो ग्रीन प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन खुद ले रहे हैं अपनी ही बॉडी से, सेल्फ न्यूट्रिशन मोड पे है वो, इसलिए वो क्या है, ऑटोट्रॉफ, नाम में ही है सब कुछ, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, तो खुद का न्यूट्रिशन खुद से ले रहे हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ है। हेट्रो में क्या है, वो दूसरों से ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी उनकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो दूसरे पूरा कर रहे हैं, खुद से उनकी बॉडी में नहीं आ रहे वो न्यूट्रिएंट्स, समझे, इसलिए वो हेट्रोट्रॉफ है। अब इनके एग्जांपल, डेफिनेशन तो हो गई और मतलब भी समझ गए। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफ के दो एग्जांपल जो आपको ध्यान रखने हैं वो है आपके पास ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखो ट्विस्ट क्या कर देते हैं, एक एग्जांपल तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट को ट्रैप करके क्या करता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जानते हो, फैमिलियर हो इस टर्म से, छोटी क्लास में ही पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर, यानी लाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, अपना खाना, अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। समझे बात को। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट को कौन ट्रैप कर रहा है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और उसका कलर क्या है, ग्रीन। इसीलिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर पहला एग्जांपल क्या आ गया, ग्रीन प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और दूसरा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो भी अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो नाम ध्यान रखना है वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम ध्यान रखोगे, साइनोबैक्टीरिया। दो मिनिमम एग्जांपल ध्यान रखना, ग्रीन प्लांट सबको पता होते हैं, बेसिक है, बचपन से पढ़ते आए हैं। दूसरा नाम क्या आ गया आज, साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ऑटोट्रॉफिक क्लियर, डेफिनेशन ऑटोट्रॉफिक क्लियर, डेफिनेशन हो गई और दो इसके एग्जांपल हो गए। अब हेट्रो पे आते हैं, हेट्रो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे आज जी। तो अभी हेट्रो का मतलब हमने क्या देखा, हेट्रो मतलब दूसरों पे, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, यानी जो दूसरों से न्यूट्रिशन अपना ले रहे हैं वो क्या है, आपके सारे हेट्रोट्रॉपिक हैं। न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंडेंट है, दूसरों पे, यानी खुद की बॉडी में नहीं बन रहा उनके, ठीक है ना। ओके, इसके अंदर जो हमें फर्दर डिवीजन पढ़नी है वो है आपके पास सैप्रो और पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रो, अब इसमें भी डेड, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, यानी अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर रहे हैं, डिराइव करना लेना, ठीक है। और पैरासिटिक में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, बड़ी खतरनाक चीज है ये। पहले सैप्रोट्रॉफिक की बात कर लेते हैं। सैप्रोट्रॉफिक क्या, नाम से क्लियर हो रहा है, डेड, सैप्रो मतलब डेड, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, यानी जो अपने न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया आपका प्लांट्स और एनिमल्स। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जब वो डेड हो जाते हैं उनके ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप ही ग्रो होने लग जाते हैं। ग्रो कैसे हो रहे हैं, वो ग्रो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो जो प्लांट डेड हो गया, वो जो एनिमल डेड हो गया, उसमें से वो अपने न्यूट्रिएंट्स क्या ले रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, उसमें से अपने न्यूट्रिएंट्स का डिराइव कर रहे हैं और खुद को बड़ा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए, सैप्रोट्रॉफिक हो गए, यानी क्या बोलेंगे उनको, सैप्रोट्रॉफ्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कौन कौन है ऐसे, एग्जांपल बताइए। मशरूम खाते हो, मशरूम्स आ रहे क्या हैं आपके, सैप्रोट्रॉफ्स हैं। दूसरा यीस्ट, यीस्ट आपका क्या है, सैप्रोट्रॉफिक हो गया।
फंजाई जो है ना, हाँ, फंजाई एक अम्ब्रेला टर्म है किसके लिए, यीस्ट के लिए। यीस्ट भी एक फंजाई है, मशरूम भी आपका एक फंजाई है, तो ठीक है, फंजाई भी बोल सकते हो, मशरूम में अलग से बोल सकते हो, यीस्ट भी अलग से बोल सकते हो। 3 एग्जांपल तो हो गए। चौथा एक बैक्टीरिया का नाम जरूर ध्यान रखना, बैसिलस बैक्टीरिया, सुना होगा, लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिली कर्ड में प्रेजेंट होता है जी। तो ये बैसिलस बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो सेप्रोट्रॉफी क्या हो गए, जो डेड और डिके से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपने न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहे हैं, और उनके एग्जांपल्स आपको हो गए, एक यीस्ट हो गया, एक मशरूम हो गया, एक आपका फंजाई हो गया, और आपका बैसिलस हो गया। अब बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। पैरासाइट्स जो होते हैं भाई बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये जिंदा रहते हुए या तो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर, मतलब जिस बॉडी के ऊपर ये रह रहे हैं ना उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। तो होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर ही ये रहते हैं बिना उसको मारे, विदाउट किलिंग इट, और उसी से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। ये तो बेचारे फिर भी मरे हुए के ऊपर से ले रहे हैं, मरने के बाद ले रहे हैं, कोई दर्द पीड़ा दुख नहीं दे रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिविंग में से ही ले रहे हैं, यानी वो बंदा जिंदा होगा, चाहे वो आपका एनिमल हो, चाहे वो आपका प्लांट हो, चाहे वो आपके ह्यूमन से क्यों ना हो, उसके ऊपर जिंदा रहते हुए उसमें से लेंगे। और बचपन में सबके होते हैं पैरासाइट्स, सबसे मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों के ये पैरासाइट आते हैं। कौन से होते हैं वो पैरासाइट्स, लाइस, जुएं होती है ना सरों में, छोटे छोटे बच्चों का अक्सर होती है, हाँ, वो सारे क्या है आपके पैरासाइट, वो भी पैरासाइट ही है। उसके अलावा जितने भी आप वॉर्म्स का नाम सुनो, टेप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, रिंग वॉर्म, ये सारे क्या है पैरासाइट्स। वॉर्म्स सारे ही के सारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट की डेफिनेशन हो गई क्लियर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग के ऊपर रहते हुए अपने न्यूट्रिशन को क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं बिना उसको मारे, विदाउट किलिंग इट। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोल रहे हैं जिसके ऊपर वो रहते हैं, होस्ट, ठीक है ना, हो गया ये। फिर इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे पास जितने भी आपके वॉर्म्स हो गए, ठीक है, लाइस हो गए यानी जुएं हो गए आपकी। अच्छा, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसमें पूछ लेते हैं ऐसे प्लांट जो पैरासिटिक हो। प्लांट्स ऐसे कौन से हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, क्या प्लांट्स भी पैरासाइट्स होते हैं? प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है, अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनको क्या पड़ी है कि दूसरे के ऊपर से अपना खाना लेने की, वो किस छीना झपटी कर रहे हैं जी। होते हैं कुछ अड़ियल किस्म के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना एग्जांपल कस्कूटा / अमरबेल। अमरबेल कस्कूटा एक ही बात है भाई, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है। क्या, अमरबेल या फिर कस्कूटा, एक हो गया एग्जांपल। दूसरा वीड, वो फूकने वाला वीड नहीं, वीड ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खरपतवार बोलते हैं, यानी जो क्रॉप के अंदर एक्स्ट्रा ग्रो हो जाते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, मेन आपने क्रॉप ग्रो करी, उस क्रॉप के साथ ही वो अपने आप ही ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो मेन क्रॉप है उसके न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे, यानी जो यील्ड आना चाहिए था, जो एक्सल क्रॉप का यील्ड आना चाहिए था, वो आएगा नहीं। इसलिए जो ऐसे प्लांट्स हैं उनको हटाना जरूरी होता है। क्या यूज करते हैं उसके लिए, वीडीसाइड यूज करते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है ना, रिकॉल करो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड्स। तो ये वीड्स वही हैं जो एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं क्रॉप के साथ, समझ के बाद। तो पैरासिटिक प्लांट के दो एग्जांपल ध्यान रखने, एक हो गया कस्कूटा / अमरबेल, दूसरा क्या हो गया आपका वीड, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, वीड, कस्कूटा। वॉर्म्स हो गए, लाइस हो गई, ठीक है, वॉर्म्स में आपके राउंड हो गया, रिंग हो गया, टेप हो गया, फ्लैट हो गया, मतलब वॉर्म्स लगे हैं आगे, ठीक है ना, राउंड वॉर्म, रिंग वॉर्म, टेप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म्स, लाइस हो गई। और प्लांट्स में कौन से हो गए, प्लांट्स का मेन ध्यान रखना है, प्लांट्स में कौन से, वीड और कस्कूटा यानी अमरबेल। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन ये आपका आएगा कि राइट वन डिफरेंस एंड वन सिमिलैरिटी बिटवीन सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक, यानी एक तो डिफरेंस बताओ और एक सिमिलैरिटी बताओ। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस अभी हमने देखा ये किसमें, डेड पे हो रहे हैं और ये लिविंग, यानी डेड से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं और वो लिविंग से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस हो गया ये आपका। सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों कौन है, हेटेरोट्रॉफिक, यानी दोनों ही दूसरों से डिराइव कर रहे हैं, वो बात अलग है, एक मरे हुए से एक जिंदा से, वो डिफरेंस हो गया। और सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही दूसरों से डिराइव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्लियर है, हेटेरोट्रॉफिक और पैरासिटिक वाला, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा कैच और है, क्या, सैप्रो में जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी जो सेप्रोट्रॉप्स हैं उनके अंदर जो डाइजेशन होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। डाइजेशन अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है डाइजेशन का, फिलहाल मतलब ये समझो डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन। डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन होना, बड़ी चीज छोटी चीज में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, दैट इज योर डाइजेशन, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल में चेंज हो रहा है।
तो सेप्रोट्रॉप्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर डाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, यानी बॉडी के बाहर होती है। जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब में डाइजेशन कहाँ हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है। इवन की पैरासाइट हो गए, इनके भी डाइजेशन कहाँ हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है। लेकिन जो सेप्रोट्रॉप्स हैं इसमें डाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। डाइजेशन बॉडी के बाहर होने का मतलब ये हो गया कि मान लो कोई प्लांट आपका डेड है और उसके ऊपर ये मशरूम आपका ग्रो कर रहा है, तो मशरूम क्या करेगा, इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, इस प्लांट के अंदर का जो ऑर्गेनिक मैटर है, यानी जो कॉम्प्लेक्स मैटर है इसके अंदर, वो बाहर ही अपनी बॉडी के बाहर ही एंजाइम्स रिलीज करके इसको क्या करेगा, मान लो ये मैटर था, इसको सिंपल में तोड़ देगा। एंजाइम्स रिलीज किया इस ऑर्गेनिज्म ने, और जो ऑर्गेनिक मैटर था इसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था डेड प्लांट का, उसने बाहर ही उसको तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब क्या हो गया, डाइजेशन। तो तोड़ने के बाद यानी जब वो डाइजेशन हो गया, बॉडी के बाहर हुई डाइजेशन, तब उसको वो बॉडी के अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। समझे बात को? तो इसलिए इनकी डाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि ऐसा कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर डाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, एक्सटर्नल डाइजेशन होती है। तो नाम ध्यान रखना, सेप्रोट्रॉप्स। और कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाएगा, आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक सेप्रोट्रॉप होगा। तो सेप्रोट्रॉप के एग्जांपल ध्यान रखने, इसीलिए क्या क्या, मशरूम, फंजाई, यीस्ट। बेसिकली मशरूम और यीस्ट इनमें से ही आता है, बाकी तो ना भी करो चल जाएगा बस। तो एक्सटर्नल डाइजेशन वाला सीन क्लियर है, पैरासाइट्स का सीन क्लियर है, और ये जो क्वेश्चन अभी बना था, कोई दिक्कत है इसके अंदर? आगे के पढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म लेता है सॉलिड फूड, और वो जो फूड है बॉडी के अंदर 5 तरीके से होते हुए ट्रैवल करता है। पूरा का पूरा फूड 5 तरीके से, 5 प्रोसेस से होता हुआ जब वो गुजरता है, तो वो जो मोड शो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक। और वो 5 प्रोसेसेस क्या है, तो भाई वो 5 प्रोसेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये है 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप से होता हुआ जब खाना आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो रहा है, पूरा उसके न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, पूरी बॉडी में जा रहे हैं, बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर तक जाने तक जब ये 5 स्टेप्स होते हुए जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म ये वाला मोड शो कर रहा है, 5 स्टेप वाला मोड शो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो कौन है? हाँ, ह्यूमंस, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, हेटेरो में आते थे, ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड करता है। अभी भी हेटेरो में ही आते हैं, लेकिन अब क्या ना, ह्यूमंस को चाहिए कुछ स्पेशल फील होना, तो उनकी एक स्पेशल कैटेगरी और है, वो क्या है, होलोजोइक। यानी जिसमें 5 स्टेप से होता हुआ खाना जा रहा है, और होता है ह्यूमंस के अंदर ये 5 स्टेप से होता हुआ खाना पूरा गुजरता है। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हो गए आपके, यानी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, एनिमल्स हो गए आपके, ह्यूमंस हो गए, इन सब में ये 5 स्टेप ही शो होता है। तो इसलिए उनको किस कैटेगरी में डाल दिया, होलोजोइक। अब ये 5 स्टेप्स है क्या क्या, तो पहले एक एक समझते हैं। इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, जब फूड जो है सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, और ह्यूमन के केस में फूड कैसे लेते हैं, कैसे इंजेस्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड्स। देन उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या बताया था, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन। दिमाग में डाइजेशन मतलब बिठा लो क्या है, ब्रेक डाउन होना। जब कोई कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में चेंज हो रहा है, सिंपल में ब्रेक डाउन हो रहा है, एंजाइम्स के एक्शंस की वजह से। एंजाइम्स क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में जिक्र करेंगे, एंजाइम्स के एक्शन की वजह से, तो वो क्या है आपका डाइजेशन। तो अभी फिलहाल डाइजेशन का मतलब क्या समझ के चलो, ब्रेक डाउन होना, यानी बड़ी चीज को, कॉम्प्लेक्स चीज को छोटे में तोड़ देना। देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन चीजें एब्जॉर्ब हो रही, नहीं बेटे, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में ध्यान रखो, बड़े हो गए हो। डेफिनेशन, जब भी हम कोई चीज डिफाइन कर रहे होते हैं तो वही वर्ड डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि उसी को तो हमें डिफाइन करना है। आप बोल रहे हो एब्जॉर्प्शन मतलब वो हो गया कि जिसमें चीजें एब्जॉर्ब हो रही है, तो भाई फिर एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, समझे बात को? तो डेफिनेशन में वो वर्ड नहीं डालते। तो एब्जॉर्प्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, एब्जॉर्प्शन मतलब जब फूड आपका डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइनल वॉल से जब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा, ट्रांसफर होगा, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, एब्जॉर्प्शन। समझे बात? यानी जब डाइजेस्टेड फूड आपका ब्रेक, फूड आपने बड़ा पार्टिकल बाइट ली थी, अंदर क्या डाइजेस्ट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जब वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, तो ब्रेक डाउन होने के बाद इंटेस्टाइन की वॉल से, इंटेस्टाइनल वॉल से जब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, पास हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। सिंपल शब्दों में एब्जॉर्ब ही हो रहा है, आप लोग समझ रहे हो, एब्जॉर्ब ही हो रहा है। तो सर इतना घुमा के क्यों बोलना, सीधा सीधा एब्जॉर्ब बोल सकते हैं, लेकिन भाई साइंस है, डेफिनेशन मांगती है, ठीक है ना। अब कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो एक्सप्लेनेशन तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, अपने वर्ड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन डेफिनेशन प्रेफर ये करो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं,
मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। डेफिनेशन प्रेफर करो कट कॉपी पेस्ट, जैसी दे रखी है वैसी उठा के बस लिख दो, वैसी डन कर लो। हाँ एक्सप्लेनेशन अपनी मर्जी से दो, अपने वर्ड से दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है एब्जॉर्प्शन मतलब यानी डाइजेस्टेड फूड का इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स होना, डिफ्यूज होना। बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन का मतलब क्या है? एसिमिलेशन का मतलब है खाना जब पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा। कौन सा खाना? डाइजेस्ट होने के बाद। जब फूड डाइजेस्ट हो गया यानी उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जब वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं और वो पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं? सर्कुलेट कर रहे हैं। कौन करा रहा है सर्कुलेट? ब्लड। तो ब्लड के अंदर जब वो सर्कुलेट कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या हो गया आपका? एसिमिलेशन। और लास्ट में इंजेक्शन, लास्ट में हो गया आपका इजेशन। इजेशन का मतलब जब अनडाइजेस्टेड, अब ऐसा नहीं सारा फूड आपका डाइजेस्ट हो गया, तो कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह गया। अनडाइजेस्टेड का मतलब जो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, यानी जो सिंपलर पार्ट्स में कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज नहीं हुआ। तो कुछ फूड जो आपका अनडाइजेस्टेड रह गया वो क्या होगा? बॉडी से बाहर इजेक्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? इजेशन। तो इंजेक्शन खाना अंदर गया, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन हुआ, एब्जॉर्प्शन मतलब जहां ब्रेक डाउन हुआ वहां से ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया, एसिमिलेशन ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी के अंदर घूम गया, इजेक्शन फिर जो अनडाइजेस्टेड था वो बॉडी से बाहर चला गया। तो जिनके अंदर ये 5 स्टेप शो हो रहे हैं वो कौन है? आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसके एग्जांपल हो गए ह्यूमंस और बाकी सारे एनिमल्स। कुछ यूनिसेलुलर भी हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी हैं जो ये होलोजोइक शो कर रहे हैं। बताओ यूनि होने के बावजूद भी इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस शो कर रहे हैं वो कौन है? अमीबा और पैरामीशियम। नाम ध्यान रखना, अमीबा और पैरामीशियम। और अमीबा से ही क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, वो भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यूनि होने के बावजूद 3 नंबर का क्वेश्चन लेके जाता है और इतना कॉम्प्लिकेटेड उसके अंदर प्रोसेस शो हो रहा है। समझे? तो इम्पोर्टेंट है, करेंगे सब करेंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ आया? इन सब की डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन मेरी एडवाइस कट कॉपी पेस्ट। एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिखो, बढ़िया से लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़े, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हमने देख लिया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए। न्यूट्रिएंट्स की हमने बात कर ली। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स जो हमें चाहिए ग्रोथ और रिपेयर के लिए। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अब्सॉर्ब हो रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देख लिया, किन किन जरियों से, किन किन तरीकों से वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। हमारी से मतलब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म किन किन तरीकों से वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर लेता है। तो वो मोड्स हमने पढ़े, ऑटो, हेट्रो और होलोजोइक। डेफिनेशन हो गई, सबके एग्जांपल हो गए। ऑटो के ग्रीन प्लांट्स, ऑटो के एग्जांपल। हेट्रो, अच्छा हेट्रो में प्लांट में एग्जांपल ध्यान रखना। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट कौन सा है? कस्कूटा, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक में आ जाएगा। वो पैरासिटिक का भी एग्जांपल हो गया, ठीक है। और वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट क्योंकि पिचर जैसा होता है वो। पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप ये दोनों ही आपके क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। इसको पैरासिटिक में नहीं डालोगे भाई। पैरासिटिक में कैसे डालोगे? पैरासिटिक किसी वीनस फ्लाई ट्रैप क्या कर रहा है? फ्लाई को ट्रैप कर रहा है। क्या फ्लाई के ऊपर ही रह रहा है वो? नहीं ना। पैरासाइट वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहते हैं। तो हेट्रो क्या हो गया? ये सिर्फ हेट्रो का एग्जांपल, ना सेप्रो ना पैरा। अगर से पूछे हेट्रोट्रॉफिक प्लांट कौन से हैं तो वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। सेप्रोट्रॉफिक में आपके आ जाएंगे मशरूम, फंजाई, यीस्ट। पैरासिटिक में आ जाएगा कस्कूटा, मरबेल और वीड। क्लियर है यहाँ तक? होलोजिक में ह्यूमंस और एनिमल्स हो गए। बढ़े आगे, अब और डिटेल में डाइव मारेंगे किसके? ऑटोट्रॉफिक के। क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका कौन आ गया? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स मतलब फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है, रिएक्शन आती है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बेसिक सी रिएक्शन तो सबको पता है ना, क्या क्या रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो रॉ मटेरियल हैं। जब ये प्लांट के अंदर लिए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और आपको क्या मिलता है? एक कार्बोहाइड्रेट जो कि कौन है आपका? ग्लूकोज। हाँ जी, ग्लूकोज। और साथ में ऑक्सीजन जो है वो आपकी रिलीज हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वो आपकी रिलीज हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या है? राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी इस फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स आए। और दूसरा कि ये O2 कैसे रिलीज होगा इसके अंदर, समझते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का बेसिक से समझ लो। फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटोसिंथेसिस, यानी फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, यानी लाइट के प्रेजेंस में चीजें क्या हो रही हैं? प्रिपेयर हो रही है। क्या प्रिपेयर हो रहा है? खाना प्रिपेयर हो रहा है। और प्लांट का खाना कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? ग्लूकोज। प्लांट का खाना क्या है? ग्लूकोज। तो वो क्या प्रिपेयर कर रहा है? ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहा है। और वो ग्लूकोज प्रिपेयर करने के बाद किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है?
इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बिल्कुल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर होता है। और बनाता कहाँ पे है प्लांट? किचन, आता ना छोटी क्लास में क्वेश्चन, नेम द किचन ऑफ द प्लांट, कौन है? लीव्स। किचन ऑफ द प्लांट्स कौन है? लीव्स। तो लीव्स में होते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल करता है सनलाइट को ट्रैप, उसकी वजह से होती है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि नाम ही है फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना। और खाना कौन है उनका? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है, स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। और ये दोनों ही कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी अगर आप देखो तो प्लांट क्या कर रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक चीजों को ले रहा है, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल वाटर, दोनों इनऑर्गेनिक हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक चीज को लेके किसमें कन्वर्ट कर रहा है? वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। सिंपल इनऑर्गेनिक चेंज हो रहा है किसमें? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो ये भी होती है डेफिनेशन कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, क्लियर है? दोनों से होगा फोटोसिंथेसिस का बेसिक जो मेन क्वेश्चन, ये इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, फोटोसिंथेसिस डिफाइन करने के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना क्वेश्चन की फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के रिवर्स में है, हाँ तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है। लेकिन इसमें से ही नहीं पूछेंगे भाई फोटोसिंथेसिस बताओ, उसकी डेफिनेशन दो या उसकी रिएक्शन दो। मेन जो क्वेश्चन है 10th क्लास के हिसाब से वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, वो देखते हैं। पहला स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा स्टेप, जो रॉ मटेरियल लिया है पानी, ये पानी जो है यानी वाटर जो है, ये आपका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ये जो आपने लिया है पानी, ये आपका ब्रेक डाउन होगा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, यूटिलाइजिंग दिस केमिकल एनर्जी। तो पहला स्टेप, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा स्टेप, water is split into hydrogen and oxygen utilizing that chemical energy। और फोर्थ स्टेप क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिया था, CO2 will be reduced into carbohydrate। क्या कार्बोहाइड्रेट? ये ग्लूकोज। यहां तक हो गया, पानी स्प्लिट हो गया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और CO2 हो गया रिड्यूस। अब रिड्यूस यानी रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है? फर्स्ट चैप्टर आप सबने पढ़ा होगा अपना, फर्स्ट चैप्टर क्या, रिडक्शन का मतलब क्या था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड था आपका, इसमें कार्बन था और ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन इसमें आ गया। जो कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखो तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड जो कि क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। तो यानी CO2 इज रिड्यूस इनटू कार्बोहाइड्रेट। बात समझ आई? रिड्यूस होने का मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, कार्बोहाइड्रेट क्या बन गया आपका? ग्लूकोज C6H12O6। नंबर पे मत जाओ, एटम्स को देखो। एटम्स क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले क्या थे? कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आने के बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कंपाउंड बन गया क्या? ग्लूकोज। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट फेज, डार्क फेज, ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको रखना है बस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस क्या क्या है। ये 4 स्टेप्स हैं आपके पास। पहला स्टेप क्या है? absorption of sunlight with the help of chlorophyll। दूसरा, light energy is converted into chemical energy। तीसरा, water is split into hydrogen and oxygen utilizing this chemical energy। and fourth step, carbon dioxide is reduced into carbohydrates with the help of hydrogen। 4 steps, 3 नंबर का क्वेश्चन, write the steps involved in photosynthesis। क्लियर है? अब इसी के बाद, इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन के आता है? हाउ ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हुई? फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन। ये इसका बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, एक बात समझ लो, एंड प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में फर्क है। फोटोसिंथेसिस के ये दोनों एंड प्रोडक्ट हैं, यानी फोटोसिंथेसिस जब हुई तो आखिर में क्या प्रोडक्ट निकल कर आया? ये दोनों। लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट पूछते हैं तो बाय प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्शन में किसी काम का नहीं होता, जो वेस्ट होता है, जिसका हमें यूज नहीं करना, दैट इज योर बाय प्रोडक्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, तो वो ऑक्सीजन है। और फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? वो आपका, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों। क्लियर है? तो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट कैसे रिलीज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, हमें जानना है। स्टेप्स ये रहेंगे इसके अंदर। मेन जो स्टेप है वो ये वाला है। वाटर था, वाटर स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और ये वाली जो हाइड्रोजन है कहाँ आ गई? इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास, और इसको उसने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो ये ऑक्सीजन थी, इसका तो कोई काम नहीं आया पूरी रिएक्शन के अंदर। तो ये ऑक्सीजन जो है विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन
गैस। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है आपकी रिलीज होती है, क्योंकि पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का कोई काम ही नहीं। समझ आई बात? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपके फोटोसिंथेसिस से 3 क्वेश्चन हो गए। पहला फर्स्ट चैप्टर से आता है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में फर्क क्या है, दूसरा ये स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, और तीसरा ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है इसके अंदर। कोई दिक्कत है इसके अंदर? क्वेश्चन ये भी बनता है कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, तो वो क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल मत लिख देना। रॉ मटेरियल क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन दी प्रेजेंस है क्लोरोफिल चाहिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो पानी कहाँ से आ रहा है, पानी तो आ रहा है रूट से। हम पानी डालते हैं प्लांट में, पानी कहाँ डालते हैं, मेन रूट्स में डालते हैं, क्योंकि रूट्स जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं। ना लीफ करती है ना स्टेम करती है, कौन अब्जॉर्ब करता है, रूट्स अब्जॉर्ब करते हैं। तो पानी तो हम दे रहे हैं उसको, या चलो उसको नेचर से भी अपने आप मिल रहा है। तो गैस कैसे आ रही है उसके अंदर, गैस का सिलेंडर तो लगा नहीं उनके पास कि हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड उनको लेनी है और ऑक्सीजन उनको रिलीज करनी है। तो ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है एक स्पेशल टाइप के पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। स्टोमेटा ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और चीज होती है, वो होती है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स किस पे प्रेजेंट होते हैं, वो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। तो जो गैस एक्सचेंज होता है, अगर आपसे पूछे कि गैस का एक्सचेंज प्लांट्स में किस किस तरीके से होता है, मतलब कौन करता है गैस का एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर, तो आंसर क्या है, एक स्टोमेटा जो कि किस में प्रेजेंट है, लीफ के ऊपर प्रेजेंट है, और दूसरा लेंटिकल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है। तो अगर इसमें से क्वेश्चन ये भी आता है, अगर सारे स्टोमेटा पोल्स कवर हो जाए तो क्या गैस एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा प्लांट्स में। सारे स्टोमेटा कवर हो जाए पूरे के पूरे, मान लेते हैं कर दिए हमने कवर, ग्लिसरीन लगा दी सब लीव्स के ऊपर, तो क्या फिर भी गैस एक्सचेंज होगी या नहीं होगी, होगी। क्यों, क्योंकि क्या प्रेजेंट है, दूसरी चीज लेंटिकल जो कि किसमें है, स्टेम में प्रेजेंट है। तो स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट है, लेंटिकल स्टेम के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर स्टोमेटा नहीं भी कर रहे गैस का एक्सचेंज तो लेंटिकल्स कर रहे हैं। तो अगर स्टोमेटा कवर कर दिए तो लेंटिकल से गैस एक्सचेंज होता रहेगा, यानी फोटोसिंथेसिस तब भी होगी। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो अब ये गैस एक्सचेंज स्टोमेटा में हो कैसे रहा है, ये हमें देखना है। क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, और दूसरा हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का पहला फंक्शन तो हो गया क्या, गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आनी ऑक्सीजन बाहर जानी, दिन के टाइम में, और रात के टाइम में ऑक्सीजन अंदर आनी और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड जानी। कौन कर रहा है, स्टोमेटा कर रहा है। पहला फंक्शन क्लियर। दूसरा फंक्शन है इसका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ये क्या होता है, इवेपोरेशन सुना है, इवेपोरेशन क्या है, वाटर जब वेपर फॉर्म में चला जाता है अपने आसपास की सराउंडिंग की हीट को लेके, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एक टाइप की इवेपोरेशन ही है, बस अगर वो सरफेस ऑफ द लीफ से हो रही है, लीफ के ऊपर से जब पानी आपका जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्लियर है, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और ये भी कौन कर रहे हैं, स्टोमेटा कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें नेक्स्ट सवाल, एक तो हो गया क्लियर कि भाई स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, तो गैस एक्सचेंज हो गया और ट्रांसपिरेशन हो गया। अब दूसरा सवाल इसमें से छोटा सा कभी और ये बन जाता है, स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, अपर साइड ऑफ द लीफ पे, नीचे वाली साइड। मान लो ये लीफ है, ये है ना, तो ये भाग ऐसे ऐसे है लीफ, ठीक है। तो ये ऊपर वाली साइड जो सन पे एक्सपोज है, और ये नीचे वाली साइड जो सन पे एक्सपोज नहीं है। तो स्टोमेटा ज्यादा किसमें प्रेजेंट होंगे, नीचे वाली में, ऊपर वाली में नहीं होंगे। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये सन से क्या है, एक्सपोज है। तो अगर स्टोमेटा यहाँ पे ज्यादा होंगे तो लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, ज्यादा, ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर सन से डायरेक्टली एक्सपोज है तो यहाँ पे अगर स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी पानी का तो लॉस हो जाएगा, प्लांट में से सूख सकता है वो। तो इसलिए स्टोमेटा ज्यादा कहाँ होते हैं, नीचे वाले पार्ट में होते हैं, लोअर साइड पे होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती, तो ट्रांसपिरेशन जो है उतना ही होता है जितने की जरूरत है। क्लियर है यहाँ तक। अब तीसरा और मेन क्वेश्चन, और ये आपका सबसे पहला डायग्राम वाला क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर, कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, देख, एक आपका क्लोज स्टोमेटा है, एक आपका ओपन स्टोमेटा है। स्टोमेटा का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये जो सेंटर वाला पार्ट ओपनिंग आप देख रहे हो, ये आपके क्या है, स्टोमेटल पोर्स। ये जो इसके आसपास लगे हैं ये होते हैं आपके गार्ड सेल्स, और ये जो डॉट डॉट से आप देख रहे हो ये क्या है, आपके क्लोरोप्लास्ट। तो तीन चीजें बनानी है, एक गार्ड सेल दिखाना है, एक बीच में स्टोमेटा दिखाना है, और एक क्या दिखाना है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल्स। कौन कंट्रोल कर रहा है? गार्ड सेल्स। किस तरीके से कर रहा है? ये करता है पानी के टर्गर प्रेशर की वजह से। तो पहले टर्गर प्रेशर समझ लो क्या होता है। जैसे पानी का गुब्बारा होता है, अब उसमें पानी भरो तो फूल जाता है वो। तो टर्गर कैसे फूला वो? पानी गया तो पानी जो प्रेशर लगा रहा है उसके वॉल्स के ऊपर, तो पानी का प्रेशर जो कंटेनर की वॉल के ऊपर लगता है उसको क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर बोलते हैं। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग समझने के लिए दिमाग में स्विमिंग पूल की ट्यूब हमेशा इमेजिन करके चलो। क्या? स्विमिंग पूल की ट्यूब देखिए ना कैसी होती है, क्रस्ट है बिल्कुल, ठीक है। जैसे उसमें हवा भरोगे वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। और बीच में क्या आ जाएगा? स्पेस। सेम यहाँ पे ही हो रहा है, बस हवा की जगह यहाँ पे क्या आ गया? पानी। ये ऐसी श्रिंक हो रखी थी। गार्ड सेल्स के अंदर क्या आ गया? पानी आ गया। जैसे ही पानी आया, पानी के टर्गर के प्रेशर की वजह से गार्ड सेल्स क्या हो गए? स्वेल हो गए। स्वेल होते ही बीच में क्या आ जाएगा? स्पेस। जैसे स्विमिंग पूल की ट्यूब में हवा भरते बीच में स्पेस आ जाता है पूरा का पूरा, तो अपने आप ही बीच में क्या आ गया? स्पेस आ गया इसमें पानी जाते ही, टर्गर प्रेशर की वजह से। बात समझ आई? एक बार फिर से बताता हूँ। गार्ड सेल्स से पानी अंदर आया, पानी अंदर आते ही गार्ड सेल्स के अंदर क्या आया? टर्गर प्रेशर आया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए? स्वेल हो गए। और स्वेल होते ही गार्ड स्टोमेटा क्या हो गया आपका? ओपन हो गया। कोई दिक्कत? और जैसे ही पानी निकाल लेंगे, जैसे स्विमिंग पूल के ट्यूब में से हवा निकाल लो सारी, वो फिर से क्रैश हो जाएगी, चिपक जाएगी। सेम जब इसमें से पानी निकाल लेंगे तो टर्गर प्रेशर खत्म, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा आपका? बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हुआ क्या है बेसिकली? वाटर कम्स इन, गार्ड सेल स्वेल, स्टोमेटा ओपन्स। तीन चीजें हैं बेसिकली। पानी अंदर आया, गार्ड सेल स्वेल हो गए और स्टोमेटा क्या हो गया? ओपन हो गया। अब इसी का रिवर्स, पानी बाहर गया, गोज आउट, ठीक है। अभी अंदर आया था, अब क्या जाएगा? बाहर जाएगा। तो इस स्वेल की जगह क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटा पोर्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो रेगुलेट होती है स्टोमेटा की। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। अब इसके बाद दो टॉपिक है, एक न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या हो गया आपका? होलोजोइक, ठीक है ना। होलोजोइक क्यों है? क्योंकि वो 5 स्टेप से होता हुआ खाना अंदर जा रहा है। अब अमीबा का जो पूरा प्रोसेस है फूड को अंदर लेने का, इनटेक करने का, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल फीडिंग, यानी ये जो सेल है दूसरे सेल के ऊपर क्या करता है? फीड करता है। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? फैगोसाइटोसिस। क्लियर है यहाँ तक? अब ये होगा कैसे? क्वेश्चन क्या आता है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब यहाँ ध्यान रखना, छोटी क्लासेस में डायग्राम ऐसे चल जाता था कि पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया और बाद में लास्ट में डायग्राम चिपका दिया। अब नहीं चलेगा 10th में, अगर मार्क्स ठीक ठाक चाहिए तो। अब क्या करना है? हर एक स्टेप के साथ, जैसे आपने एक्सप्लेन क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो पहला स्टेप क्या आएगा? इंजेक्शन। तो इंजेक्शन का डायग्राम बनाओगे, उसी को एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आएगा डाइजेशन, डाइजेशन का डायग्राम बनाओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे। फिर एब्जॉर्प्शन का डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन। एसिमिलेशन, उसकी फिलास्फाइजेशन। तो साथ के साथ ये है उनके लिए जो चाहते हैं 90 से ऊपर स्कोर करना। बाकी अगर ऐसे भी कर दो कि सीधा सीधा ऊपर बना के नीचे कर, तो भी गलत नहीं है। गलत वो भी नहीं है अगर तुम सीधा सीधा लिखने के बाद नीचे डायग्राम बना दोगे। मतलब मेन क्या फर्क आता है? प्रेजेंटेशन का। और प्रेजेंटेशन किस लिए चाहिए? ताकि मार्क्स उतने ही अच्छे बन सके। क्योंकि जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि 60% वाला आंसर भी वही लिखने वाला है, 90% वाला बच्चा भी आंसर, क्योंकि मटेरियल तो एक ही जगह से पढ़ रहे हो। लिखेंगे तो सब वही आंसर ही, अलग से तो कुछ लिखेंगे नहीं। एक आध इन्फॉर्मेशन अलग से ज्यादा ऐड कर देंगे। फर्क कहाँ पे आएगा कि आंसर की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंट करने वाले नहीं अंडरलाइन चल रहा है और उसमें हाईलाइट कर दिया, कलर पेन से कर रहे हो। तरीका, पूरा प्रॉपर आंसर करने का तरीका क्या है, तो वो बस एक तरीका है। ये करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। उस तरीके से मैं बताता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या आएगा आपका? इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या है? खाना जब अंदर जाएगा अमीबा के अंदर, अमीबा आपका कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसके पास फूड का पार्टिकल आया, अब ये क्या करेगा? अपने जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा। मान लो यहाँ फूड का पार्टिकल है, ये फूड का पार्टिकल है, ये मैं अमीबा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? अपने आर्म को ऐसे एक्सटेंड करूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे एक्सटेंड करी है, ये क्या बन जाती है? ये जो आपका बन गया, ये क्या बन गया आपका? सीडोपोडिया। क्या बन गया ये आपका? सीडोपोडिया, जिसको बोलते हैं फॉल्स फीट। अब इसमें से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि सीडोपोडिया का फंक्शन क्या है? तो सीडोपोडिया के दो फंक्शन है। एक तो खाने को इंजेस्ट करने में हेल्प करता है, और दूसरा लोकोमोशन में, यानी अमीबा की मूवमेंट में भी हेल्प करता है सीडोपोडिया। क्लियर है यहाँ तक? सीडोपोडिया क्या है? अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो अमीबा, अब इसको घेर लिया, अब ये पूरा एनक्लोज हो जाएगा इस तरीके से। ये हो गया पूरा एनक्लोज,
जैसे ही एनक्लोज हुआ, ऊपर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक साथ हो गई और नीचे वाली एक साथ, तो कुछ इस तरीके से हो गया। ये अंदर ही अपने आप क्या बन गया, वैक्यूल बन गया। ये जो अंदर से घेराबंदी हो गई है इसके आसपास, ये क्या बन गया, वैक्यूल। ठीक है, तो सेकंड स्टेप जो है आपका क्या है, डाइजेशन का। डाइजेशन में आप क्या दिखाओगे, इस तरीके से आपका क्या बन गया है, वैक्यूल बन गया है। और डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन होना। तो ब्रेक डाउन होता है और वो भी एंजाइम्स की मदद से। तो इसी वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इस फूड पार्टिकल के ऊपर काम करेंगे और इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, और वो आप इस तरीके से दिखाओगे। हो गया ब्रेक डाउन। ये बड़ा पार्टिकल था, ये छोटे छोटे में ब्रेक डाउन होगा। किसके अंदर हो रहा है, वैक्यूल के अंदर। यहाँ से भी अलग से क्वेश्चन है कि डाइजेशन अमीबा के अंदर कहाँ होती है, इनसाइड दी वैक्यूल या आउटसाइड दी वैक्यूल, इनसाइड दी वैक्यूल। हो गया क्लियर डाइजेशन वाला। अब इसका तीसरा स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि इसके जहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है वहां से खाना कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। तो उसको आप इस तरीके से दिखाओगे एरो करके। तो ये हो गया आपका थर्ड एब्जॉर्प्शन, यही वाला ऐसे। इसमें एरो दिखाने से मतलब ये हो गया कि जो डाइजेस्टिव फूड था वो क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है। बॉडी मतलब क्या, साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है। क्लियर है, वैक्यूल की वॉल से साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर गया, हो गया आपकी एब्जॉर्प्शन खत्म। जैसे ही खाना एब्जॉर्ब होगा, ये जो वैक्यूल है खत्म हो जाएगी आपकी। ये ऐसे था फूड पार्टिकल, वैक्यूल आपकी खत्म हो गई, और ये फूड पार्टिकल अब पूरे सेल बॉडी के अंदर क्या चला जाएगा, घूम जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। यानी अभी क्या हो गया, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में ये वाला आ गया डायग्राम, जिसमें फूड पार्टिकल्स को पूरी बॉडी में आपने सर्कुलेट करके दिखा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत। एसिमिलेशन में यही होता है, फूड जो पार्टिकल होते हैं जो एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। लास्ट स्टेप क्या है, इजेशन। यानी अब बॉडी से बाहर जाएगा। कौन सा खाना बाहर जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं थी। तो एसिमिलेशन हुआ, फूड को यूज कर लिया ग्रोथ और रिपेयर के लिए। जो नहीं हो पाया यूज, जो बेकार था, फालतू का था, उस केस में क्या होगा, सेल वॉल एक जगह से रप्चर हो जाएगी और जितना भी वो वेस्ट पार्टिकल है वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। और ये हो गई आपकी क्या, इजेशन। ये वाला क्या हो गया आपका, इजेशन। समझ आया यहाँ तक, क्लियर है। इंजेशन में सीडोपोडिया ने अंदर ले लिया। डाइजेशन में क्या बना, वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से। वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से। फिर तीसरा स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन। एरो करके बाहर दिखाओगे, यानी बॉडी में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। चौथा एसिमिलेशन, फूड पार्टिकल पूरी बॉडी के अंदर जा चुका है। लास्ट क्या हो गया, इजेशन, यानी ये बाहर रिमूव हो जाएगा। क्लियर है अमीबा का 3 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट है ये। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया होलोजोइक अमीबा का। इसके बाद है ह्यूमंस का। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर खाना जो ट्रैवल करता है वो किसमें ट्रैवल करता है, आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। माउथ से लेके एनएस तक का जो ये पूरा पाथवे है इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। और एक और चीज जान लो, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो खाना नीचे की तरफ जाएगा वो जाएगा बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस। कौन सी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है, ये होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। जैसे कि ये आपकी पाइप इमेजिन करो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपेंड होगी। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है इसकी वजह से खाना जो है वो नीचे की तरफ पुश होता है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या मूवमेंट रहेगी आपकी, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहेगी। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इंजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इंजेक्शन, यानी खाना जो पड़ा है उसको आप क्या करोगे, इंजेस्ट करोगे। इंजेक्शन किस वजह से होती है बेटा, माउथ से हम डायरेक्टली नहीं खा रहे, क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। इंजेक्शन क्या होगी, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। खाना कहाँ लेकर आए आप, माउथ तक लेकर आ गए, इंजेक्शन खत्म, आप बस खाना आ गया मुंह के अंदर। अब माउथ के अंदर से ही सेकंड स्टेप आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्या, डाइजेशन। डाइजेशन आपकी माउथ में स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले होगी फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन का मतलब जिसमें कोई एंजाइम वगैरह कुछ नहीं है, बस फिजिकली, यानी उसको जैसा उसका स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर को आपने तोड़ दिया। आप तो फिजिकल डाइजेशन में कौन आपका रोल प्ले कर रहा है, मेन एक आपका टीथ और एक आपका टंग। टीथ क्या कर रहा है, जो आपने बाइट ली थी उसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। च्यू करते हैं हम, तो क्या कर रहे हैं, च्यू करने से बेसिकली और छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं। और टंग क्या कर रहा है, टंग जो है वो आपका सलाइवा को मिक्स करेगा किसके अंदर, फूड पार्टिकल्स के अंदर। सलाइवा को क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है फूड पार्टिकल के अंदर, जिसकी वजह से इजीली स्वेलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसको आराम से आप क्या कर सकते हो, स्वेलो कर सकते हो। फिजिकल डाइजेशन यहीं पे खत्म हो गई। टीथ ने किया च्यू छोटे छोटे पीसेस में और उसको काट दिया, और टंग ने सलाइवा को कर दिया मिक्स, ताकि आसानी से उसको क्या कर सके, स्वेलो कर सके।
स्वेलो करने में भी टंग आपका रोल प्ले करती है। क्लियर है यहाँ तक? और माउथ के अंदर ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्या? केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम काम कर रहा होगा। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट सुना होगा केमिस्ट्री में। कैटलिस्ट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम रिएक्शन में डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो वही कैटलिस्ट जब बायो में यूज करते हैं, यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स इस पे काम करेगा। और पहला एंजाइम जो आपका आएगा वो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड होता है, यहाँ से आपका क्या निकलेगा? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है? जो फूड में प्रेजेंट था स्टार्च, उसको किस में चेंज कर देगा? ये शुगर के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो माउथ में 3 चीजें हुई हैं। पहला टीथ का काम आया च्यू करने का, दूसरा टंग का काम आया ये हो गया फिजिकल डाइजेशन। और माउथ में क्या स्टार्ट हो गई? केमिकल डाइजेशन। सलाइवरी अमाइलेज ने क्या कर दिया? स्टार्च को शुगर में चेंज कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब माउथ से खाना जो है वो ईसोफेगस यानी फूड पाइप से कहाँ पर आएगा? स्टमक के अंदर आएगा। ये आपके स्टमक मान लेते हैं, ठीक है। तो इस स्टमक के अंदर 3 चीजें मिलेंगी, क्या बोलते हैं उनको? गैस्ट्रिक जूसेस। क्या क्या गैस्ट्रिक जूसेस मिलेंगे आपको? एक मिलेगा HCl, एक मिलेगा आपको पेप्सिन, एक आपको मिलेगा म्यूकस। ये 3 चीजें मिलेंगे यहाँ पे स्टमक के अंदर। सबसे पहला काम है HCl का, नहीं उससे भी पहला काम है पेप्सिन का। पेप्सिन सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या था? स्टार्च को शुगर में चेंज करना। अब यहाँ पे पेप्सिन जो आया ना, पेप्सिन एक और एंजाइम है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, ध्यान रखना। क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली ब्रेक डाउन करेगा। और पार्शियली ब्रेक डाउन करने के बाद क्या बन जाता है वो? पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स। ये नाम इतने ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस मेन ध्यान रखो कि पार्शियली क्या कर रहा है? उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। लेकिन दिक्कत की बात है, पेप्सिन ये कहता है वो काम तभी करेगा जब उसको मीडियम कैसा मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। इसीलिए पेप्सिन को काम करवाने के लिए हमारे पास क्या है स्टमक में? HCl। ये होता है एसिडिक। पीएच होती है इसकी 1.4, ठीक है। 1.2 भी देखोगे बुक में, वो भी सही है। 1.2, 1.3, 1.4। तो 1.4 जनरली इसकी पीएच लेके चलते हैं। तो पीएच कितनी होती है? 1.4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और इसका पहला रोल क्या है? HCl का पहला काम होता है जितना भी फूड के अंदर जर्म्स बैक्टीरिया आ रहे हैं उन सबको किल करना। जैसे फिनाइल वगैरह यूज करते हो ना, उसमें भी एसिड होता है, पोछा लगाते हो फिनाइल वगैरह का, तो उसमें क्या है? वो जर्म्स वगैरह किल करता है। सेम ये एसिड वही काम कर रहा है। एसिड का क्या कर रहा है? जो भी फूड के अंदर जर्म्स बैक्टीरिया आ रहा है उसको क्या कर रहा है? किल कर रहा है। सेकंड काम क्या है इसका? सेकंड काम हो गया मीडियम को क्या बनाना? एसिडिक, ताकि पेप्सिन काम कर सके। तो 2 रोल हो गए HCl के, एक जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करना और दूसरा मीडियम को एसिडिक बनाना, सो दैट पेप्सिन कैन एक्ट ऑन द फूड। क्लियर है यहाँ तक? और पेप्सिन का काम क्या था? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। कितना? पार्शियली, पूरी तरह से नहीं हो रहा अभी भी। तीसरा जो रोल है वो है म्यूकस का। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस जो होती है वो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की। ये HCl से बचाती है स्टमक की लाइनिंग को, क्योंकि HCl हमारी बॉडी में, स्टमक में हमेशा उतना ही नहीं रहता। ये डिपेंड करता है आप कितना खाना खा रहे हो। मान लो आपने ज्यादा खाना खाया तो उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन आएगा, ज्यादा पेप्सिन चाहिए, और ज्यादा पेप्सिन के लिए HCl भी क्या चाहिए? ज्यादा मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए। जब HCl ज्यादा रिलीज होगा लेकिन म्यूकस की लाइनिंग तो क्या है? फिक्स है। तो होगा क्या? धीरे धीरे वो जो म्यूकस की लाइनिंग है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी? क्रोड होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। और जो HCl है वो किस पर टच होना शुरू हो जाएगा? स्टमक की लाइनिंग पे। और जैसे ही वो टच होगा, है वो एसिडिक, तो क्या फील होगी? इरिटेशन, जलन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी। यानी क्या होना स्टार्ट हो गया? एसिडिटी हो गई। तो हमने एसिड बेसिस में पढ़ा है, जब एसिडिटी हो जाएगी तो क्या लेंगे? एंटासिड्स। एंटासिड्स कौन कौन से? बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, या फिर NaSCO3। इनो नहीं देना उसके अंदर, जीरा वीना गैसोफास्ट, ये सब एग्जांपल नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। क्या लिखना है? सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? तो म्यूकस का काम क्या था? म्यूकस का मेन काम था कि HCl की सिक्रीशन से स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। तो अब तीनों के काम आ गए। रोल क्लियर है तीनों के? HCl का रोल किल द जर्म्स, और दूसरा मेक मीडियम एसिडिक सो दैट पेप्सिन काम कर सके। पेप्सिन का काम क्या है? पार्शियली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट करना। और म्यूकस का काम क्या है? HCl से स्टमक को बचाना। स्टमक में इतना ही हो रहा है। तो अगर देखा जाए कि स्टमक के अंदर तो डाइजेशन कुछ हो ही नहीं रही, एक प्रोटीन हो रहा है ब्रेक डाउन, वो भी पार्शियल। अच्छा, इसमें और भी एंजाइम्स है, रेनिन वगैरह करके भी है, फलाना ढिमकाना, वो सब नहीं पढ़ने हैं आपको। मेन ये 3 आपको गैस्ट्रिक जूसेस पढ़ने हैं
एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब खाना कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, अब फूड क्या हो गया, सेमी डाइजेस्ट, कुछ तो डाइजेस्ट हुआ है, ऊपर सलाइवरी एमाइलेज ने भी काम किया है, पेप्सिन। जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है इसको आप बोलोगे चाइम। क्या बोलते हैं, चाइम। चाइम क्या होता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी जितना भी हमने पढ़ा, माउथ से लेकर जितना भी सफर अब तक तय किया फूड ने, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन था। माउथ में क्या हो रहा है, टीथ का रोल क्या है, टंग का रोल क्या है, फिजिकल डाइजेशन क्या है, केमिकल क्या है, पहला सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या था, पेप्सिन का इनका काम क्या था, और चाइम क्या है। चाइम क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। कहाँ आ चुका है अब ये, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो एक्चुअल साइट ऑफ डाइजेशन है, यानी जहाँ पे मेन डाइजेशन होगी, यानी जहाँ पे मेन ब्रेकडाउन होगा, यानी जहाँ पे सारा फूड अच्छे तरीके से बिल्कुल टुकड़ों में बट जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि बॉडी के अंदर जा सके, वो कौन है, कौन सी साइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है यहाँ तक। अब होगा कैसे, इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है, तो नाम इसका स्मॉल क्यों है। हाँ, डायमीटर इसका छोटा होता है इसका, ठीक है ना। ये तो नैरो है ये आपकी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, उसका एरिया बड़ा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया क्या है, कम है, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन से लॉन्गर होती है ये। अच्छा, इससे भी एक सवाल आता है, जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो नॉर्मल से ज्यादा लंबी होती है। हाँ, क्योंकि जितने भी हर्बीवोरस हैं, गाय वगैरह ये सब, ये क्या है, कच्ची घास खाते हैं, रॉ घास खाते हैं, रॉ लीफ वगैरह खाते हैं। रॉ लीफ और रॉ ग्रास के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज। क्या सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज। और ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए। और मेन डाइजेशन कहाँ पर हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसीलिए उनकी जो स्मॉलर इंटेस्टाइन होती है वो ज्यादा ही लंबी होती है, ताकि सेल्यूलोज आराम से उसमें ट्रैवल करता हुआ, टाइम लेता हुआ डाइजेस्ट हो सके। कार्निवोरस में लंबी नहीं होती इतनी, समझ आई बात। तो सेल्यूलोज की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हर्बीवोरस की लॉन्गर होती है। क्लियर है ये चीज। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी फूड की डाइजेशन होने वाली है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये हेल्प लेता है दो चीजों की। और ये दो चीजें कौन है, दो ग्लैंड है, दो ग्लैंड्स की हेल्प लेता है। एक आपका लिवर और एक आपका पैनक्रियास। ये दोनों ग्लैंड्स हैं, बाकी सारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स और ग्लैंड्स में क्या फर्क है, ऑर्गन्स जो होते हैं उनका अपना कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। हार्ट का क्या फंक्शन, हार्ट एक ऑर्गन है, उसका फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना। किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का ऑर्गन है, किडनी का फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। लंग्स एक ऑर्गन है, उसका काम क्या है, गैस एक्सचेंज करना। लेकिन जो ग्लैंड होता है उसका खुद का कोई फंक्शन नहीं होता। ग्लैंड कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है। ग्लैंड क्या करता है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ऑर्गन जो है वो आसानी से काम कर पाए। तो यहाँ पे लिवर क्या है, ग्लैंड है। पैनक्रियास क्या है आपका, ग्लैंड है। ये कुछ ना कुछ क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, ताकि ऑर्गन अच्छे से काम कर सके। बात समझ आई। तो पैनक्रियास क्या सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस, जो कि आपके पास तीन टाइप के हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेज। नाम ध्यान रखना है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, ये क्या है, पैनक्रियाटिक जूसेस। इनका काम क्या है, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है, और यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है। लाइपेज का काम किसका है, लिपिड को ब्रेक डाउन करना। लिपिड मतलब फैट। ये फैट को पूरी तरह से क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। और अमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना। बात समझ आई, क्लियर है। लेकिन दिक्कत की बात है यहाँ पे कि पैनक्रियाटिक जूसेस तभी काम करेंगे जब इनको मीडियम क्या मिलेगा, बेसिक। अब स्टमक में चाहिए था मीडियम एसिडिक, स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम क्या चाहिए, बेसिक। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए जो दूसरा ग्लैंड है आपका लिवर, वो काम में आता है। क्या, लिवर रिलीज करता है बाइल जूस। बाइल एक थिक येलो कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। इसके दो काम होते हैं। पहला काम मीडियम को बेसिक बनाना, क्योंकि स्टमक से जो खाना आ रहा था वो क्या था, एसिडिक था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम क्या चाहिए, बेसिक। तो बाइल का पहला काम क्या हो गया, मीडियम को अल्कलीन बनाना, क्या करना, बेसिक बनाना। और दूसरा जो काम है वो एक थोड़ी फैंसी सी टर्म है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये क्या चीज है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्यों करना है। अच्छा, इमल्सिफिकेशन पहले समझ लेते हैं। क्या इमल्सिफिकेशन का मतलब इन्होंने बताया, क्या, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना, ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करना मतलब डाइजेशन होता है।
तो यहाँ डाइजेशन ही क्यों नहीं बोल दिया? इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन में क्या फर्क है भाई? ऐसा इमल्सिफिकेशन में भी लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में जा रहे हैं, डाइजेशन भी वही है कि लार्ज जो यहाँ पे तो ये लाइपेज डाइजेस्ट कर रहा है, यहाँ बोल रहा है लाइपेज डाइजेस्ट कर रहा है और बाइल इमल्सिफाई कर रहा है, ऐसे क्यों? डाइजेस्ट, देखो डाइजेस्ट का मतलब है ब्रेक डाउन, इमल्सिफाई में भी क्या कर रहा है? लार्ज को स्मॉल में ब्रेक डाउन। तो फर्क क्या रह गया? नहीं, फर्क ये है जो डाइजेस्ट, पहले डाइजेशन हो लो, डाइजेशन में जो ब्रेक डाउन होता है वो एंजाइम्स की मदद से होता है, यानी उसमें कुछ चीज आई है, ऐड हुई है, अपने आप से नहीं हो रही। डाइजेशन में क्या हो रहा है? एंजाइम्स की मदद से चीजें क्या हो रही हैं? ब्रेक डाउन हो रही है। और इमल्सिफिकेशन में क्या हो रहा है? लार्ज मॉलिक्यूल बस सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहे। कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? जैसे मान लेते हैं आपका क्या है, फैट का मॉलिक्यूल है, अब वो बाइल क्या कर रहा है? इसको इमल्सिफाई कर रहा है। इमल्सिफाई क्या करता है? जो बाइल होता है ना उसका स्ट्रक्चर, ये बेसिक बता रहा हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस समझ लेना। बाइल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक और एक होता है लिपोफिलिक। एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है लिपोफिलिक। यानी बाइल का, मान लो ये आपका बाइल है तो ये वाला पार्ट ऐसे ले, मान लो ये आपका बाइल है तो ये वाला पार्ट क्या है? हाइड्रोफिलिक। यानी ये हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से चिपकेगा, फिलिक मतलब होता है प्यार, हाइड्रो मतलब पानी, यानी पानी के साथ चिपका रहेगा। और ये है लिपोफिलिक, यानी लिपिड के साथ, यानी फैट के साथ चिपकेगा। तो जब ये बाइल आपका इस फैट के मॉलिक्यूल के पास आएगा तो ये फैट के मॉलिक्यूल जो इतना बड़ा सा है उसको अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि पानी भी है अंदर, बॉडी के अंदर पानी भी है। तो एक पार्ट पानी से चिपका है, एक पार्ट किससे चिपका है? फैट के मॉलिक्यूल से। तो ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं क्या हो जाएंगे? ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अब इसका फायदा क्या था? ये करने का फायदा ही क्या था? मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो लाइपेज है वो इजीली डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि जो लाइपेज है उसके जो एंजाइम्स, अगर मान लो इसके ऊपर करते, एक्ट इसके ऊपर करते लार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर, तो एक मान लो यहाँ अटैच हो रहा है, एक यहाँ अटैच हो रहा है, यहाँ अटैच हो रहा है, इस तरीके से। और जब इसके ऊपर वो अटैच होंगे लाइपेज के एंजाइम्स तो ज्यादा जगह ले सकते हैं अटैच होने के लिए। एक बड़ी बॉल इमेजिन करो, ठीक है ना, उस बड़ी बॉल के ऊपर सारे आपने अटैच कर दिए एंजाइम्स, ठीक है ना, और उसी बॉल को आपने छोटी छोटी बॉल्स बना दी, तो एंजाइम्स उन छोटी बॉल्स में ज्यादा अच्छे से अटैच हो पाएंगे या एक बड़ी बॉल में ज्यादा अच्छे से अटैच हो पाएंगे? छोटी में उन्हें ज्यादा एरिया मिलेगा कवर करने के लिए। देखो अगर एंजाइम इसके ऊपर चिपका हुआ है तो यहाँ पे जो डाइजेशन है वो सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से लाइपेज अटैच नहीं हो पाएगा हर एक पार्ट पे, ठीक है। लेकिन इसको मैंने छोटे छोटे में बांट दिया तो यहाँ पे तो हो ही रहे हैं और इसके पीछे भी हो रहे हैं, पूरी स्फेरिकल उसमें है, ये मान के चलते हैं। तो लाइपेज अच्छे से इसको क्या कर पाएगा? डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इमल्सिफिकेशन में क्या हो रहा है? सिंपली आपका फैट का जो बड़ा मॉलिक्यूल था वो छोटे में डिवाइड हो गया। क्यों हो गया? ताकि लाइपेज जो है अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर सके। क्लियर है? एक बार फटाफट से दोबारा बताता हूँ। हाइड्रोफिलिक पार्ट था, लिपोफिलिक पार्ट था। हाइड्रोफिलिक पार्ट ये आपके पास, इसके पास आया, हाँ, हाइड्रो वाला पानी से चिपका हुआ है, लिपो वाला फैट से चिपक गया। लिपो मतलब लिपिड, लिपो मतलब लिपिड, लिपिड मतलब फैट, ठीक है। तो लिपो वाला किससे? फैट से चिपक गया, इसने इसमें से खींच लिया, निकाल दिया और क्या बन गए? छोटे छोटे बन गए। तो अब जो मान लो इस सरफेस पे इतने लग रहे थे, अब ये क्या, ये जब छोटे छोटे हो गए तो इस पे बहुत सारे अटैच हो सकते हैं। तो कौन अटैच हो रहा है? एंजाइम्स। कौन सा? लाइपेज वाला। तो इमल्सिफिकेशन का फायदा क्या है? इमल्सिफिकेशन से जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स है वो छोटे में डिवाइड हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं, ताकि लाइपेज उन पे अच्छे से काम कर सके और डाइजेस्ट कर सके। क्लियर है ये चीज? इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन में फर्क पता चल गया। डाइजेशन हो रहा है ब्रेक डाउन लेकिन एंजाइम्स की मदद से, और इमल्सिफिकेशन में सिंपली बिना एंजाइम्स की मदद से क्या हो रहा है? लार्ज मॉलिक्यूल छोटे में डिवाइड हो रहा है, बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूसेस आ गए थे हमारे पास। ये काम कब करेंगे? जब मीडियम क्या था? बेसिक। और बेसिक मीडियम किसने दे दिया? बाइल ने दे दिया। बाइल के दोनों फंक्शन क्लियर हो गए क्या? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और मीडियम को बेसिक बनाना, जिसकी वजह से इन्होंने काम कर लिया। अब जब इन्होंने पूरा अच्छे से काम कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो डाइजेस्ट होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट आपको मिला है वो ध्यान रखना है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन कौन कर रहा है? ट्रिप्सिन। जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा आपको मिलेंगे अमीनो एसिड्स। प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अमीनो एसिड। जब आपका लाइपेज लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड मतलब फैट को ब्रेक डाउन करेगा, तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स। और स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स वाला जब सिंपल में चेंज हो जाएगा तो आपको मिलेगा ग्लूकोज।
तो ये एंड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद एंड प्रोडक्ट क्या है उसका। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड्स है, लिपिड का एंड प्रोडक्ट क्या है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल है, और स्टार्च का एंड प्रोडक्ट क्या है आपका, ग्लूकोज। अब खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, और ये कहाँ पर हुआ है सारा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर है। जैसे ही खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना साथ के साथ बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के किस में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा। अब वो कैसे जाएगा, मान लो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल्स हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा और जूम कर दिया हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, आपके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विलीज। डाइजेशन हो चुकी है, एंड प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, अब वो तैयार है ब्लड के अंदर जाने के लिए। ब्लड के अंदर कैसे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ विलीज। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिनको बोलते हैं विलीज। और क्वेश्चन आपका ये आता है कि विलीज की मदद से ऐसा क्या है विलीज के पास जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो पहला कि विलीज जो है वो आपके मिलियंस में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज सरफेस एरिया मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए। पहला पॉइंट क्लियर, लार्ज सरफेस एरिया मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि मिलियंस में प्रेजेंट है। और दूसरा, ईच विली इज कनेक्टेड विद द ब्लड कैपिलरी। मान लो इस विली को भी हम जूम कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से हो गया ये जूम, और इसके अंदर भी क्या है, ब्लड कैपिलरी है। तो हर एक विली में क्या है, ब्लड कैपिलरी है। तो जैसे ही खाना आया विली के अंदर, वो सीधा सीधा किस में चला गया, ब्लड के अंदर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या हो गया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से विली हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर, एब्जॉर्प्शन के अंदर। समझे बात। पहला क्या है, present in millions, provide large surface area for absorption, और second, each villi is connected with a blood capillary to increase the rate of absorption। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बॉडी में अब जो फूड पार्टिकल्स हैं, यानी जो अमीनो एसिड्स थे, ग्लूकोज था, फैटी एसिड था, वो सारे अब आ चुके हैं ब्लड के अंदर। अब यहीं पे आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा क्या, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, बस ब्लड के अंदर वो सर्कुलेट कर रहा है, जिस सेल को जिसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे प्रोटीन चाहिए, जहाँ पे आपको ग्लूकोज चाहिए, जहाँ पे आपको फैटी एसिड चाहिए, वो वहाँ पे वो ले लेगा। ये हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या है, बस सीधा सीधा सर्कुलेशन हो रही है। क्लियर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से दो पाथवे हो गए, एक पाथवे तो चला गया एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर। अब दूसरा पाथवे, पहला पाथवे तो ब्लड में चला गया, जो चीजें डाइजेस्ट हो गई थी। अब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाई, सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाई वो कहाँ मूव कर गए, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलीज प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे इनका काम सिर्फ एक ही है, क्या, पानी को एब्जॉर्ब करना। जितना भी पानी होगा वो सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ सेमी सॉलिड वेस्ट। वो सेमी सॉलिड वेस्ट जो है वो आपका यहाँ पे रेक्टम में रहेगा, और बाय द टाइम ये एनएच के थ्रू बाहर पास आउट हो जाएगा। और इसमें एक मसल का नाम ध्यान रखना है, वो है स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या करती है, वो यहाँ नीचे प्रेजेंट होती है, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है, जिसकी वजह से खाना बाहर की तरफ पुश होता है। क्लियर है ये चीज। तो ये क्या हो गया, लास्ट स्टेप आपका इजेशन। तो इंजेशन इजी था, सिंपल सा था, एसिमिलेशन भी सिंपल सा था, इजेशन भी आसान सा। मेन है डाइजेशन। डाइजेशन बहुत लंबा है। डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और अगर आपसे बोलेंगे, वैसे बोलते नहीं है लेकिन अगर फिर भी बोल दिया कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं कि पूरा इंजेशन से लेके इजेशन तक का समझा देते हैं। भाई वो पूरा डाइजेशन नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 5 चीजें हो रही हैं। डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक बस, जिसमें खाना आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। एक बार देख लो फटाफट से क्वेश्चन। हाँ इतना सही है, और इसी में से सारे क्वेश्चन हैं जो हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एक इसमें लिख दिया है। इंजेशन माउथ के हो गया आपकी। डाइजेशन फिजिकल और केमिकल है। फिजिकल में टीथ और टंग है, फिर टीथ का काम है च्यू करना, टंग का काम है सलाइवा मिक्स करना और स्वेलो करना। केमिकल हो जाएगी माउथ के अंदर ही, सलाइवरी अमाइलेज, स्टार्च किसमें, शुगर के अंदर। फिर उसके बाद ईसोफेगस, पूरी मूवमेंट जो है कौन सी है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है। ईसोफेगस से कहाँ आएगा, स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। एचसीएल का काम क्या है, जर्म्स को किल करना और मीडियम को एसिडिक बनाना। पेप्स और पीएच होती है 1.4। पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। म्यूकस का काम है प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम एचसीएल सेक्रेशन। फिर उसके बाद खाना आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल जब क्या चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसीव होगी सेक्रेशन कहाँ से, लिवर से और पैनक्रियास से। लिवर से बाइल आएगा, बाइल होता है थिक येलो कलर का लिक्विड, मीडियम बनाएगा बेसिक और इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का। पैनक्रियास रिलीज करेंगे पैनक्रियाटिक जो कि होती है ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को किसमें, फाइनली अमीनो एसिड्स में। लाइपेज लिपिड्स इनटू ग्लाइसरॉल, और अमाइलेज जो है स्टार्च इनटू फाइनल शुगर आपको मिल जाएगी। एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो चुकी है। एसिमिलेशन सीधा ब्लड में चला जाएगा। फिर उसके बाद
विलीज से क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। कैसे, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है, मिलियंस में होती है, ईच एल्वियोली इज कनेक्टेड विद द ब्लड कैपिलरी। देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आया जो आपका एसिमुलेट नहीं हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलीज प्रेजेंट है, क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जाएगा रेक्टम में, रेक्टम से एनएस से स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से बाहर पास आउट हो जाएगा, और ये पूरा आपका है। ठीक है, अब इसमें भी और नोटिस करने वाली क्या क्या चीजें हैं। देखो, जितने भी एंजाइम, पहले तो आपसे ये पूछेंगे इसमें और क्या क्वेश्चन आएंगे कि सबसे पहला एंजाइम कौन सा रिलीज हुआ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, नहीं, सलाइवरी अमाइलेज यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये हो गया पहले का, और इसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन कितनी बार ब्रेक डाउन हो रहा है, स्टार्च कितनी बार ब्रेक डाउन हो रहा है, फैट कितनी बार हो रहा है। हमने दो बार ही तो पढ़ा है सब में, स्टार्च 2 बार हो रहा है, कहाँ पे, एक बार सलाइवरी अमाइलेज में, दो बार हो रहा है। सुनो, पहले सबसे पहले स्टार्च का पढ़ा 2 बार हो रहा है, एक यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कौन, अमाइलेज, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था। फिर उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 2 बार कहाँ हो रहा है, एक बार स्टमक में पेप्सिन और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन। और फैट कहाँ हो रहा है, फैट एक बार बाइल कर रहा है एमल्सिफाई ब्रेक डाउन, और दूसरा लाइपेज उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर रहा है एंजाइम की हेल्प से। बात समझ आई, तो हर चीज 2 बार ब्रेक डाउन हो रही है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, अमीनो एसिड आया प्रोटीन का, ग्लाइसरॉल फैटी एसिड आया लिपिड्स का, और स्टार्च का ग्लूकोज। क्लियर है, यहाँ तक आपका न्यूट्रिशन जो है वो आपका पूरा हो जाता है ह्यूमंस के अंदर। न्यूट्रिशन में कोई सवाल, प्लांट्स का हो गया क्लियर, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस से स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया, स्टोमेटा के फंक्शन हो गए आपके। हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, क्लियर है, 2 एग्जांपल, ऑटोट्रॉफिक के क्या है, हेटरोट्रॉफिक के क्या है आपके एग्जांपल्स, ठीक है। देन उसके बाद क्या रह गया, और कुछ, होलोजोइक, होलोजोइक में ह्यूमन बीइंग्स का हमने देखा और एक अमीबा का देखा। अमीबा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, जिसमें आपके वही अगेन डायग्राम के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन है पूरी की पूरी, उसमें भी ये 5 स्टेप रहेंगे। डाइजेशन अमीबा के अंदर कहाँ पर होती है, वैक्यूल के अंदर होती है, ठीक है। और क्या वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, डिफ्यूज, जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगी वैक्यूल आपका पूरा डिफ्यूज हो जाएगा, वैक्यूल आपका खत्म हो जाएगा, डाइजेशन के टाइम पे ही सिर्फ होता है, ठीक है ना। सीडोपोडिया के 2 काम क्या है, एनगल्फ करना और लोकोमोशन में हेल्प करना। क्लियर है, तो आज का न्यूट्रिशन का टॉपिक ये खत्म हो गया, प्लांट्स का भी एनिमल्स का भी। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे रेस्पिरेशन, प्लांट्स में भी और एनिमल्स के अंदर भी, ठीक है, यानी होगा वो कल। तो अब यहाँ तक पढ़ के आना है सारा का सारा, पहले सवालात पूछे जाएंगे और उसके बाद फिर आगे का, उसके बाद आगे किया जाएगा।